Now class, in today's class we will discuss system of equations. आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर हम चैप्टर 4 एनसीईआरटी की बात करते हैं तो इसमें दो टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में जिसका क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, और दूसरा है 4.6 दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये दो एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जिनके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नजर आएंगे ही आएंगे, ठीक है क्लास। इसलिए इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब क्या है, हमने जूनियर क्लासेस में देखा है कि अगर मेरे पास इस तरह से इक्वेशन है 2x + 3y = 7, 3x + 2y = let us say 12 and we have to find the values of x and y। ये जो हमारे पास इस तरह का जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है जिसमें हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती हैं और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी होती है। मैथमेटिक्स में हम इसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मैथमेटिक्स में मतलब है कलेक्शन ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस होंगी। क्लियर है क्लास। जब हम किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमेशा दो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है। पहले जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक सेकेंड क्लास, जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं किसी भी लेवल पर, ठीक है, तो हम हमेशा उसमें दो कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंसी का सिंपल मतलब ये होता है कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स, वाई, जेड या जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी कोई वेल डिफाइंड वैल्यूज दे रहा है कि नहीं। दैट मीन्स इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है, ठीक है, हमारे पास कोई आंसर आ भी रहा है कि नहीं। अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाती है तो हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है जहां पे मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। और अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऐसी हैं जिनको सॉल्व करके मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मिल पाती है तो मैं कहता हूं कि मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो बेसिकली हम जब कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मींस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आप जानते हो जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कंसिस्टेंसी दो तरह की होती है। एक यूनिक सॉल्यूशन, मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक आ रहा है, और दूसरा है हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब मैं कहता हूं सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज आएंगी, एक्स वाई जेड की वैल्यूज आएंगी। एक्स वाई जेड की वैल्यूज अगर यूनिक है, ठीक है, तो भी वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। अगर उसकी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, उस केस में भी हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट का सिंपल मतलब होता है कि इक्वेशन का आंसर आना, चाहे वो एक आंसर आए चाहे बहुत सारे आंसर आए, हमारा मतलब आंसर से है। एंड सेकंड होता है जिसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। एंड इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होता है क्लास जब आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई आंसर नहीं आता, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब है यहां पर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाल सकते गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है क्लास। सो जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं पहली चीज होती है टेस्ट करना कंसिस्टेंसी को। हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये वाला पार्ट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो ये वाला पार्ट एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, बट क्योंकि एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो हम एग्जाम के हिसाब से सोच नहीं रहे हैं, हम तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी हम डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है क्लास। एक बार जब हम कंसिस्टेंसी डिस्कस कर लेंगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सेकंड पार्ट होता है उसको सॉल्व करना, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अभी तो फर्स्ट पार्ट में हमने चेक किया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। अब अगर उसका सॉल्यूशन है तो उसका सॉल्यूशन हम निकालते कैसे हैं, वो हमारा सेकंड पार्ट है। तो आज की क्लास में हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो डिस्कशन है, वो इन दो पॉइंट्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा। फर्स्ट हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी के ऊपर कमेंट करेंगे,
एंड नंबर 2, अगर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी को समझ जाएंगे तो उसके बाद हम उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इज दिस क्लियर क्लास? क्लास इज दिस क्लियर? यस नो? सो क्लास फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो देखो आप। ठीक है, ध्यान देना अब आप। सो जैसा हमने कहा आज की क्लास में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले। पहला हम कंसिस्टेंसी के ऊपर कमेंट करते हैं। ठीक है, हाउ टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है क्लास, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक, तो इसका क्या तरीका है? फर्स्ट स्टेप, आपके पास जो भी इक्वेशंस हैं, ठीक है, उससे आप एक मैट्रिक्स बनाओगे ए। जो आपका ए मैट्रिक्स है इसे हम कहते हैं कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि आपके एक्स वाई जेड के जो भी कॉफिशिएंट है उन नंबर से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। मैं भी करके भी दिखाऊंगा आपको, अभी जस्ट नाम याद रखना। तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं एक्स, देन हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं एक्स। नाउ एक्स इज योर वेरिएबल मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स के अंदर हम वो लिखेंगे जो आपके वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। सपोज मेरी इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स के अंदर मैं लिखूंगा एक्स वाई जेड। सपोज आपने कहा आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें वेरिएबल है एबीसी, तो आप उसमें लिख सकते हो एक्स वेरिएबल, एक्स मैट्रिक्स के अंदर लिखोगे एबीसी। किसी ने कहा वेरिएबल है पी क्यू आर, तो आप लिखोगे पी क्यू आर। तो एक्स स्टैंडर्ड नोटेशन है वेरिएबल मैट्रिक्स की। वेरिएबल की वैल्यूज उसके अंदर कुछ भी हो सकती हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर जो भी है। ठीक है, देन हम लिखते हैं एक मैट्रिक्स बी। जो बी होता है वो हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। कांस्टेंट मैट्रिक्स मतलब आप जब भी कोई इक्वेशन लिखते हो, आप देखते हो आरएचएस में आपके पास एक कांस्टेंट होता है 2x + 3y = 7। वो जो इक्वल टू में 7 है उनका भी हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है क्लास? सो स्टेप नंबर 1, हम हमेशा जो भी हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगी हम उसमें क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, हम सिंपली उसमें ए बी एंड एक्स ये तीन मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, पहला स्टेप ये है। ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, अब हम चेक करने की बात करें तो फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूं, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालता हूं। एंड सपोज दैट डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर। ठीक है क्लास, मुझे चेक करना है सिस्टम की कंसिस्टेंसी को, तो मैं ए एक्स और बी ये तीन मैट्रिक्स लिखूंगा और उसके बाद मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा मैट्रिक्स ए का। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है। हम सिंपली यहीं पे बोल सकते हैं कि सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, जस्ट डिटरमिनेंट को देख के हम कह सकते हैं कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। एंड कंसिस्टेंट में यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा आएगा यूनिक। आप जानते हो कंसिस्टेंट में दो केसेस होते हैं, एक होता है यहीं पे हम एक फॉर्मूला भी लिखेंगे जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, क्योंकि आपने कहा है सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली जा सकती है, तो यहीं पे हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं कि वो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली कैसे जाएगी, उसका क्या फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ऐसे x इक्वल्स टू a इनवर्स b। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। ठीक है, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको याद हो तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स, और लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला आ जाता है क्लास टू फाइंड। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, जब मुझे कंसिस्टेंसी चेक करनी होगी तो मैं वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करूंगा एक्स वाई जेड की। ठीक है, वहां मैं सिर्फ मैं कंसिस्टेंसी चेक करके छोड़ दूंगा। बट क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा सॉल्यूशन पे जाएंगे हम, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। क्या होगा कि अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए, यानी कि जो मेरा मैट्रिक्स है वो कैसा। भाई आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है अभी? क्लास देखो। हाँ भाई आवाज। ठीक है, बीच में कॉल आ जाती है। चलो, तो अगर हम कहते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी कि डिटर्मिनेंट एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो उस केस में हम दो जजमेंट्स पे पहुंचते हैं। पहला, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा तो आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे।
अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम सीधा सीधा बोल देंगे द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि हमारे सिस्टम का कोई आंसर नहीं निकल सकता। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये 0 के बराबर आ जाता है तो इस केस में दो केसेस बनते हैं। ठीक है। अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में हमें कभी भी ये केस देखने को मिलेगा ही नहीं, एनसीईआरटी में या आगे चल के भी हमें ये केस देखने को कभी नहीं मिलेगा बी पार्ट। तो हमारे जितने भी आंसर्स होंगे वो इसी लेवल तक खत्म हो जाएंगे, बट फिर भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। अगर मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आता है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 के बराबर आ जाता है तो उस केस में देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है। इस केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी वन है कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो सकता है, बट अगर ये कंसिस्टेंट हुआ तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है। आपने देखा था फर्स्ट पार्ट में, अगर आप ऊपर देख पा रहे हो तो अगर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है तो कैसा आता है, यूनिक आता है। बट यहाँ पे अगर कंसिस्टेंट आएगा तो हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि जो सिस्टम होगा हमारा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसी का एक सेकंड केस भी पॉसिबल है कि अगर ये इनकंसिस्टेंट हुआ, ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट में तो एक ही केस होता है इनकंसिस्टेंट, तो ये इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक, ये ग्रेजुएशन की क्लासेस में आपको ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वो बहुत सिंपल है। हम अगर सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करना चाहते हैं तो देयर आर टू स्टेजेस। स्टेज वन, हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे ए का। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया हम सीधा बोल देंगे कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है, सिस्टम का जो आंसर आएगा वो यूनिक आएगा, दैट्स इट। सेकंड पार्ट, अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो हम कुछ नहीं कह सकते अभी, हम उसके सेकंड पार्ट पे जाते हैं। हम एडजॉइंट निकालते हैं ए का, उसे मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इनकंसिस्टेंट, और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर आ गया तो उस केस में दो केसेस पॉसिबल है। ठीक है। इस केस में दो केसेस पॉसिबल है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, दोनों ही तरह के केसेस पॉसिबल है। ठीक है क्लास, दिस इज शीट नंबर 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट तो प्लीज पूछो क्लास। तो क्लास अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इनफैक्ट दो एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं कि किस में हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है और किस में हमारा इनकंसिस्टेंट है। ठीक, सो मैं एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। द इक्वेशन इज लाइक दिस, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू लेट अस से 3। ठीक है क्लास, अब मुझे चेक करना है इस सिस्टम की कंसिस्टेंसी को। ठीक है, now I have to what I have to do is check the consistency of this system of equation। तो कैसे स्टार्ट करेंगे क्लास, लेट, सबसे पहले आप मैट्रिक्स बनाओगे। लेट ए, क्या लिखा था हमने ए के आगे, ए इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो आप देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 1, सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, देन फर्स्ट इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट क्या है 2, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 3। सो दिस इज योर मैट्रिक्स ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए हमेशा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, याद रखना क्लास, मैट्रिक्स ए हमेशा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देन हम लिखते हैं मैट्रिक्स x को। x क्या होता है, वेरिएबल मैट्रिक्स। तो आपके केस में वेरिएबल्स क्या है, x है और y है। याद रखना है कि जो मैट्रिक्स x है वो हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होगा, मतलब उसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, मल्टीपल रोज होंगी। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आप एक कॉलम में लिखते चले जाओ, 2 हो 3 हो 4 हो, आप उसी कॉलम में लिखते चले जाओ। ठीक है। देन मैट्रिक्स बी, अगेन मैट्रिक्स बी भी जो होता है वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है जो कांस्टेंट से बनता है। आरएचएस में देखो कांस्टेंट क्या है, 2 और 3। याद रखना है मैट्रिक्स बी के लिए ये कॉलम मैट्रिक्स होगा और इसमें जो एलिमेंट्स आप रखते हो वो आरएचएस से मिलेगा हमेशा। ठीक है, वो हमेशा आरएचएस से। कई बार इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है ना, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो पहले 3 को आप आरएचएस में लेके जाओ फिर बी में रखना। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ क्लास, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें अगर आप मैट्रिक्स बी बनाते हो तो 3 मत लेना, तब वहां क्या लोगे आप, -3, क्योंकि आपको इसको पहले आरएचएस में ले जाना है देन वैल्यू रखनी है। ये याद रहेगा क्लास, यस नो? यस भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए बी और एक्स आ गया। हमेशा ये काम तो, ये आदत तो आप सीख ही लो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डिटरमिनेंट निकालता हूँ मैट्रिक्स ए का। तो क्या आता है हमारे केस में, 3 माइनस 4, सो दैट इज -1, इट इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब मेरा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो जाता है, हम सीधा कह देंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन
इज कंसिस्टेंट, दैट्स इट, कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। हम सीधा लिख देंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है क्लास। हम सिंपली लिखना है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। कंसिस्टेंसी बताने का सबसे बेस्ट तरीका है आप मैट्रिक्स लिखो और सिंपली देख लो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है। इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, आप सिंपली लिख दोगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और कुछ करने की जरूरत नहीं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आप अपने डाउट्स पूछना, ठीक है। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, ठीक। x plus 3y equals to 5 and 2x plus 6y equals to 8, ठीक है। कैसे स्टार्ट करेंगे, अगेन सेम लॉजिक है, लेट ए, अब मैट्रिक्स ए डिफाइन करो पहले, 1 2 3 6, मैट्रिक्स एक्स दैट इज एक्स वाई, मैट्रिक्स बी दैट इज 5 and 8, ठीक है क्लास। अब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो आप देखो 6 - 6 इज 0। चलो अब ये 0 जैसे ही आ गया, ठीक है, जैसे ही ये 0 आ जाता है, अब हमें पता लग जाता है कि भाई अभी हम इस पर कंसिस्टेंसी पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, हमें चेक करना पड़ेगा हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसके लिए क्या करते हैं, हम एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो 2 × 2 में हमारे पास शॉर्टकट तरीका होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। चेंज दी पोजीशन, चेंज दी साइन, इनका पोजीशन चेंज करना है, इनका साइन चेंज करना है, ठीक। तो इसमें केस में क्या हो जाएगा, 6 1 एडजॉइंट के लिए एंड -2 -3, ठीक है क्लास। चेंज दी पोजीशन, चेंज दी साइन, ये तरीका होता है एडजॉइंट निकालने का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करूंगा बी मैट्रिक्स के साथ, so that is 6 - 2 -3 and 1 and it should be multiplied with 5 × 8। अगर ये मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो मैं सीधा बोल दूंगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। एंड हमारे सिलेबस में, क्योंकि हमारा वो सेकंड केस हमारे सिलेबस में आता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा ऑलमोस्ट हर केस में, ठीक है क्लास, डन। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आपको मल्टीप्लाई तो करना आता ही है, तो ये हो जाएगा 30 - 24 एंड देन नेक्स्ट इज -10 + 8, तो आप देख सकते हो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, दैट मीन्स द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट, क्लियर क्लास। तो इनकंसिस्टेंसी अगर हमें चेक करनी होती है तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। नाउ क्लास नेक्स्ट पार्ट इज टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब मैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करूंगा, ठीक है, जो मैंने कहा था आज की क्लास में कि दो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सेकंड हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एग्जाम में हर साल आता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, एंड 6 मार्क्स की वेटेज में आता है, ठीक है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पहले क्या होता था कि 4.6 का ही एक फिक्स क्वेश्चन था, आ जाता था, बस नंबर चेंज हो जाते थे, इक्वेशन चेंज हो जाती थी, यही टॉपिक का क्वेश्चन आता था। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली हमने देखा है कि इसमें 4 तरह के क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। बोर्ड में अगर हम पिछले 10 साल 12 साल के पेपर्स को इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि ये क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जा सकता है। मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते समय या इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, ठीक है। 4 तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। पहला, ठीक है, मैं एक एक टाइप से बात करूंगा, ठीक है क्लास, मैं हर एक टाइप में मैं बात करूंगा। चलिए तो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं टाइप 1। टाइप 1 के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं सारे के सारे 4.6 एक्सरसाइज में। तो अभी मैं सिंपली बात कर रहा हूं टाइप 1। टाइप 1 हमारे वो क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स। बेसिक प्रॉब्लम्स का मतलब है ऐसी प्रॉब्लम्स जिसके अंदर इक्वेशंस दी होंगी और कहा होगा XYZ की वैल्यू निकालो, कोई वेरिएशन नहीं, कुछ नहीं। धीरे धीरे हम देखेंगे कि इसके मुश्किल पार्ट पे कैसे जाते हैं, ठीक है क्लास। चलिए तो मैं शुरू करता हूं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं टाइप 1 के लिए। लेट अस से मैं क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 4.6। तो हमारे पास इक्वेशन ऐसी है, 2x + 3y + 3z = 5। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस है, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो कैसे करेंगे, बिकॉज ये एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है,
हर एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हर एक स्टेप को ध्यान से देखना क्लास। हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, लेट, पहला बेसिक तरीका तो वही है, मैट्रिक्स डिफाइन करो आप, मैट्रिक्स ए। तो मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूँ, 2 1 एंड 3, 3 -2 -1, 3 1 एंड -2। क्लास, इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो प्लीज पूछो। मैट्रिक्स ए क्लियर है, एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट्स, ठीक है, यस नो? यस भाई। देन मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स एक्स आपके हाँ। वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या हैं? एक्स वाई एंड जेड। देन मैट्रिक्स बी जो कांस्टेंट होता है आरएचएस में, तो दैट इज 5 -4 एंड 3। ठीक है क्लास, कोई प्रॉब्लम? यस नो? ठीक है, क्योंकि अब यहां तक हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म कर ली हैं, ठीक है, इसलिए फटाफट से यहां पर अब आप क्या करोगे? डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। चलो आप मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके दिखाओ। ये काम करते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू के लिए। सो 2 इंटू रो एंड कॉलम छोड़ देते हैं, सो 4 + 1, देन -3 इंटू -2 -3, and then +3 into -1 + 6। आप जब सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है 10, सेकेंड केस में हमारे पास आता है +15, and then it is again +15, so the determinant is 40, ठीक है, which is not equal to 0। दैट मीन सिस्टम कंसिस्टेंट है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी और वो वैल्यू कैसी होगी? यूनिक होगी। सो क्लास, हम बात करें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने की। सो पहला स्टेप होता है ए, एक्स और बी की वैल्यूज निकालना, देन उसके बाद होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन सिस्टम में हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आते हैं उसके नेक्स्ट स्टेप पे, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, स्टेप्स हमें बहुत अच्छे से लिखने हैं। नेक्स्ट इज कोफैक्टर्स ऑफ ए। अब हम ए के कोफैक्टर्स लिखेंगे। अब मैंने पिछले क्लासेस में कोफैक्टर्स निकालना आपको बताया हुआ ऑलरेडी, तो मैं आपसे ही पूछूंगा एक एक करके, आप मुझे बताना, ठीक है। चलो, मैं जिसका नाम लूंगा वो मुझे कोफैक्टर की वैल्यू बताएगा, ठीक है। चलो चंदन बताओ, C11 की क्या वैल्यू है? 5। क्लास प्लीज वेरीफाई भी करते रहना। C12 निखिल क्या वैल्यू है? निखिल, एक काम करते हैं, चंदन आप ही बता दो सारी वैल्यूज, बाकी टैली कर लेंगे। चंदन बताओ। भाई C12 5 है। 5, नेक्स्ट 5 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट -13 नेक्स्ट 11 नेक्स्ट 9 नेक्स्ट 1 नेक्स्ट। -7। तो क्लास, आपको कोफैक्टर्स निकालना आता है, आपने मुझे कोफैक्टर्स की वैल्यूज बता दी हैं। एक बार कोफैक्टर्स आ गया, यही वो स्टेप है कोफैक्टर्स की वैल्यूज निकालना, जो हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जो भी मिस्टेक होनी है वो यही हो सकती है। बाकी इस क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। अब मैं फटाफट से एक्स की वैल्यू निकालने वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ये फॉर्मूला है। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ, 1/40 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाला है, तो ऊपर देख रहे हो कोफैक्टर्स है, उसका ट्रांसपोज करना है हमें। सो दैट इज 5 5 5, देन 3 -13 एंड 11, एंड देन 9 1 -7। ठीक है क्लास, इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद मैट्रिक्स बी, दैट इज 5 -4 एंड 3। ठीक है क्लास, ठीक है। अब आप अगेन मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आपको आता है, सो 1/40 आप इन दोनों मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को आप मल्टीप्लाई करके देखो और देखो क्या रिजल्ट आता है, फटाफट से बताओ। एक काम करते हैं, मैं भी करता हूँ साथ साथ, तो आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 25 -12 + 27। नेक्स्ट अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 25 + 52 + 3, देन 25 -44 -21,
ठीक है। आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1/40 ब्रैकेट में, एक सेकेंड स्पेस हमारे पास कम है तो पेन चेंज कर लेते हैं। चलो, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 1/40 टाइम्स, ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वैल्यू इज 40, सेकेंड वैल्यू इज 80 एंड थर्ड वैल्यू इज -40। जब आप -40 से 1/40 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 2 एंड -1। ठीक है क्लास, यहाँ तक पहुंच जाओ आप पहले सारे। जो हमने अभी सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, हम इस वैल्यू पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू आ गई है ऐसे 1, 2 एंड -1। एंड आपका मैट्रिक्स एक्स की क्या वैल्यूज थी, एक्स वाई जेड। तो आप जानते हो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज बराबर हो जाती है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1, द वैल्यू ऑफ वाई इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ जेड इज -1। आप देख सकते हो कि हमारा सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। इसका आंसर आ गया और आंसर कैसा है, यूनिक। कोई भी इसको सॉल्व करेगा तो इस क्वेश्चन का यही एक आंसर आएगा। चलिए क्लास, तो हमने देखा वर्ड प्रॉब्लम में हमने देखा अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में टाइप 1 हमने देखा। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 2। टाइप 2 में बेसिकली क्या होता है, तो आपने जूनियर क्लासेस में देखा होगा, जब भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं तो उसके साथ हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। तो एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है पिछले 2-3 सालों में, वो है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड। यानी कि वो डायरेक्ट इक्वेशंस नहीं देगा आपको, वो वर्ड प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप एक्सरसाइज 4.6 का, चलिए क्लास, तो थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था, डिस्कनेक्टिविटी इशू था। चलो, तो टाइप 2 देखते हैं। तो टाइप 2 में हम क्या देखते हैं, हम सिंपली वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। मतलब यहाँ पर हमें डायरेक्टली इक्वेशंस नहीं मिलेंगे, यहाँ पर हमें क्वेश्चंस लैंग्वेज के फॉर्म में मिलेगा। तो पहला स्टेप, हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन जो हमारा प्रोसेस है हम उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 16। तो आप एक बार फटाफट से सारे क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लो, फिर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप क्लास क्वेश्चन नंबर 16 को सही से पढ़ रहे हो तो वो एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो मैं जस्ट वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन डेवलप करके दिखा देता हूँ, उसके बाद का तो प्रोसेस आपको पता ही है। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सेम प्रोसेस से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। होता क्या है कि जब हम सीनियर क्लास में आते हैं, एक कॉमन मिस्टेक जो सारे स्टूडेंट कर जाते हैं कई बार, वो वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं करते। तो हम इस केस में क्या करेंगे, पहले वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, जो सीक्वेंस है वही फॉलो करते हैं, अनियन, व्हीट एंड राइस। सो अनियन, व्हीट एंड राइस पर केजी बी एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज, आप क्या करो, अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर लो। ठीक है, सो लेट द कॉस्ट ऑफ अनियन, व्हीट एंड राइस पर केजी बी एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ अनियन पर केजी इज ₹x, कॉस्ट ऑफ व्हीट पर केजी इज ₹y एंड कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी इज ₹z। ठीक है, एंड देन हम इक्वेशंस बनाते हैं। अब हम सिंपली लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड इक्वेशंस डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, दैट मीन्स 4x प्लस 3 kg wheat, that is 3y, plus 2 kg rice, that is 2z, equals to, कितना कहा है इसने, 60 रुपीज 60, so that is 60। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 2x plus 4y plus 6z equals to, जो भी प्राइस दिया हुआ है, that is 90। एंड सिमिलरली लास्ट वाले में अगर हम देखेंगे, so 6x plus 2y plus 3z equals to 70। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। वंस वी हैव द इक्वेशंस, उसके बाद सेम प्रोसेस है। लेट, आप मैट्रिक्स ए डिफाइन करोगे, मैट्रिक्स बी डिफाइन करोगे, मैट्रिक्स एक्स डिफाइन करोगे, एंड जैसे हम करते थे उसी तरीके से आप इसे कंटिन्यू करोगे। ठीक है क्लास, कोई प्रॉब्लम तो प्लीज पूछो। नेक्स्ट आते हैं क्लास टाइप 3 पे। अब क्या होता है कि टाइप 1 में हमने देखा हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशंस होंगी, सॉल्व करना होगा। टाइप 2 के अंदर कैसे क्वेश्चंस होंगे, टाइप 2 में हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वर्ड प्रॉब्लम वाले। अब टाइप 3 पे आते हैं। अब जो टाइप 2 और टाइप 3 होता है, उसके अंदर जो लॉजिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, प्लीज ध्यान देना। टाइप 2 एंड टाइप 3 में बेसिकली होता क्या है
कि अगर हम इनकी बात करेंगे टाइप 3 एंड टाइप 4 ऑनवर्ड्स, ठीक है, इनके केसेस में होगा क्या, आप जानते हो कि x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, a इनवर्स b, यानी कि इनवर्स या तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं जैसा हम टाइप 1 टाइप 2 में कर रहे हैं, या फिर हमें कहीं से हिंट मिल जाए इनवर्स की, या फिर कहीं से हिंट मिल जाए एडजॉइंट की। मुझे कहीं से ए इनवर्स पता लग जाए या कहीं से एडजॉइंट पता लग जाए, तब भी तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूं ना। ये हमारे टाइप 3 का बेस है, ठीक है। तो टाइप 3 में हम कहते हैं यूजिंग मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स ए को यूज करके हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो मैट्रिक्स ए है वो बेसिकली हमें या तो इनवर्स देगा या फिर एडजॉइंट देगा, तो वो हम फॉर्मूले में रखेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज द बेस ऑफ क्वेश्चन, दिस इज द बेस ऑफ टाइप 3, ठीक है। आप एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्लास, क्वेश्चन नंबर 15 तो आपको समझ में आएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15। जस्ट रीड आउट द प्रॉब्लम फिर हम डिस्कस करते हैं, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं टाइप 3 में, ठीक है। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 15। सो क्लास अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें, सो यू विल रियलाइज कि इसमें हमें डायरेक्टली सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है। इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो वो मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूं, और उस मैट्रिक्स का उसने कहा है कि आप उसका ए इनवर्स निकालो। सो 2 3 1 -3 2 -1, सॉरी -3 2 1 1 है यहाँ पे, एंड देन इट इज 5 -4 एंड -2, ठीक है क्लास। सो फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अगेन ये काम आपको आता है तो मैं आपसे ही करवाऊंगा। फर्स्ट स्टेप हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि इनवर्स तो तभी निकलेगा जब हमारा मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो क्वेश्चन देन एंड देयर ही खत्म हो जाता है, हम बोल देंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कांट बी सॉल्व्ड, ठीक, इनवर्स क्योंकि निकल नहीं रहा है। चलो ठीक है क्लास, निकालते हैं। मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूं। सो 2 देन इट इज -4 +4, then it is +3 -6 +4, then it is +5 3 -2। आप देखोगे जो वैल्यू आती है पहले से तो आ जाता है 0, सेकंड से आ जाएगा -6 एंड थर्ड से आ जाएगा +5, सो द रिजल्ट इज -1, ठीक है क्लास, ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स, ए इनवर्स निकालना है क्योंकि हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, ठीक है, ये कोफैक्टर्स वाला काम आप मुझे करके दोगे, ठीक है। तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप 1 मिनट में कोफैक्टर्स निकाल लो फिर मुझे बताना, ठीक है क्लास। चलो हम भी साथ साथ करते हैं। सबसे पहले C11, तो C11 का अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे सो -4 +4 इज 0, C12 इज -6 +4 so it is -2, that means +2, C13 अगर हम कैलकुलेट करते हैं 3 - 2 is 1, C21 is 6 - 5, 6 - 5 is 1 so that becomes -1, C22 so it is -4 - 5 so -9, C23 अगर हम C23 देखेंगे तो ये बन जाता है हमारा 2 + 3 is 5 so that is -5, C31 12 -10 is 2, C32 is -8 -15 so -23 so it becomes 23, and C33 is 4 + 9 so that is 13। क्लास प्लीज वेरीफाई, यही वैल्यूज है। आप लोगों ने क्लास कोफैक्टर्स निकालनी है। अब हम सीधा इनवर्स लिखेंगे, तो फॉर्मूला लगाते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सो डिटरमिनेंट तो -1 था हमारा, सो दैट विल बिकम -1, एंड एडजॉइंट की वैल्यू प्लीज आप लोग बता दो, आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं, बताना, ट्रांसपोज करके बताना है क्लास, बताना। फर्स्ट कॉलम बताना मुझे, कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम बताओ क्या वैल्यूज है भाई 0 2 1 0 2 1, सेकंड कॉलम भाई -1 -9 -5 ठीक है, नेक्स्ट कॉलम 2 23 13 ये ट्रांसपोज करके बता रहे हो सिद्धार्थ,
हाँ भाई ठीक है, चलो तो अंदर आप देख सकते हो बाहर क्या है हाँ सॉरी सही है भाई, सही है। ठीक है, चलो बाहर -1 है, एक काम करते हैं, लगे हाथ तो -1 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं सेम क्वेश्चन में, हमारा थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा, टाइम भी बचेगा। ठीक है, सो ये जाएगा -2 -1 +1 +9 +5 -2 -23 -30। ठीक है क्लास, तो ये हमारा ए इनवर्स हो गया। ठीक, ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कहता है, एक सेकंड थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, अब आप उस पार्ट को पढ़ो। इसमें क्या कहा है, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, एक तरीके से कह सकते हैं जहां पर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें आप लिखोगे मैट्रिक्स ए, फटाफट से लिखना क्लास, मैट्रिक्स ए क्या है आपका, तो ये है आपका 2 3 1, देन -3 2 1, देन 5 -4 -2। अब आप देखोगे क्लास ध्यान से, तो जो मैट्रिक्स से, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिक्स ए मिला है, ये बिल्कुल वही है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए था। यानी कि जब हम इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालने जाएंगे, ठीक है, एक बार काम करते हैं, ए एक्स और बी पहले तीनों लिख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। एंड बी मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे 11 -5 एंड -3। ठीक है क्लास, अब देखो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स बी। अभी टाइप 1 टाइप 2 में आपको वो ए इनवर्स के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ रहे थे, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इसने हमसे पहले ही ए इनवर्स निकलवा लिया है। तो ठीक है, अब हम सीधा ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ रखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात वही है। ठीक है, करना हमें अभी भी ए इनवर्स निकालना पड़ा है, बट वो ए इनवर्स की वैल्यू हमें कैसे मिल गई है, डायरेक्टली मिल गई है। ठीक है, क्वेश्चन में हमने वो पहले ही निकाल लिया। ठीक है क्लास, ये हमारा टाइप 3 होता है, जिसमें वो कहेगा किसी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके, तो जिस भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके वो कहेगा वैल्यू फाइंड आउट करो, वो मैट्रिक्स हमेशा हमारे इक्वेशन के मैट्रिक्स से मैच होना चाहिए। ठीक है क्लास, कोई प्रॉब्लम। ठीक है क्लास, मल्टीप्लाई करके जब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे, सिंपल है, बट जस्ट मल्टीप्लाई करना है, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं टाइप 1 टाइप 2 में, सेम लॉजिक से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो क्लास कि यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए गिवन होता है, उसका यूज करके हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। हमसे ऐसा कभी नहीं कहा जाता कि मतलब जो मैट्रिक्स ए गिवन होगा वो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के मैट्रिक्स ए से मैच जरूर करेगा, ताकि हमने जो पहले मेहनत की है वो हम हमेशा यूज कर सकें। इसलिए क्वेश्चन में लिखा यूजिंग दैट ए इनवर्स फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है क्लास, अब देखना क्लास, अब हम बात करेंगे टाइप 4 की। तो टाइप 4 में हमें किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। टाइप 4 हमारा सबसे आसान टाइप होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में, बट थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें कैलकुलेशन भी सबसे कम होती है। ठीक है, बट ये देखने में समझने में थोड़ा सा अजीब सा होता है। इस क्वेश्चन को हम कहते हैं, वो क्वेश्चन में कहेगा यूजिंग प्रोडक्ट, आपसे वो कहेगा यूजिंग प्रोडक्ट। टाइप 3 में क्या था, उसने कहा था यूजिंग मैट्रिक्स ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो। इसमें क्या कहेगा, इसमें कहेगा यूजिंग प्रोडक्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, इसके दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है, हम उस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 33 क्लास, पेज नंबर 139, पेज नंबर 139 एग्जांपल 33। ठीक है, जस्ट इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर हम 1 मिनट बाद बात करते हैं। सो क्लास, जब हम टाइप 4 को देखते हैं तो टाइप 4 के अंदर हमेशा से लिखा होगा यूजिंग प्रोडक्ट सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूं, एग्जांपल नंबर 33 जो एनसीईआरटी का है, मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप देखोगे जब भी वो कहेगा यूजिंग प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपको गिवन होगा, तो आप हमेशा एक काम करो, आप नाम दे दिया करो, एक को नाम दो P और एक को नाम दे दो Q। ठीक है, क्योंकि इन मैट्रिक्स का नाम नहीं है, नाम हमें बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं। सो 1 0 3, देन -1 2 -2, देन 2 3 -4। सो ये तो आपका पहला मैट्रिक्स है। क्लास प्लीज चेक करते रहना, साइन की मिस्टेक हो अगर कहीं, एक सेकंड, यहाँ साइन की मिस्टेक हो ही गई है, 2 -3 4 है। सो 2 -3 4, एंड सेकंड मैट्रिक्स अगर हम देखते हैं, सो इट इज -2 9 6, देन 0 2 1, एंड देन इट इज 1 -3 -2।
ठीक है क्लास, आपसे कहा है यूजिंग प्रोडक्ट। तो जैसा क्वेश्चन में एनसीईआरटी में या किसी भी कभी भी कहीं भी कोई क्वेश्चन आए, जैसा उसने कहा है आप बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करो। पहले उसने कहा यूज प्रोडक्ट, तो स्टेप नंबर 1 इज आप पी और क्यू को मल्टीप्लाई करो क्लास। आप जस्ट पी और क्यू को आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके मुझे बताना क्या रिजल्ट है। चलिए क्लास, तो जैसा आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके देखा, आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। आप एक बार कंफर्म कर लेना, सब मल्टीप्लाई करके चेक जरूर करना। जब आप पी और क्यू को मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है, ठीक है। दैट मीन्स वी आर रीचिंग अ इक्वेशन विच सेज p into q equals to identity। ठीक है क्लास, क्लास प्लीज थोड़ी देर के लिए फोकस अब स्क्रीन पे करना है, अब आप ट्राई मत करो, ठीक है। आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, सो ये हमारे लिए बहुत काम की इक्वेशन है, क्योंकि हम जानते हैं मैट्रिक्स के केस में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आता है तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स होता है। दैट मीन्स बी इक्वल्स टू ए इनवर्स और वाइस वर्सा, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू बी इनवर्स, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर a इंटू बी का प्रोडक्ट हमें क्या मिला, आइडेंटिटी। दैट मीन्स यहाँ पर कोई एक p और q में से कोई एक इनवर्स है। किसको हमें इनवर्स कंसीडर करना है वो डिपेंड करेगा कि मेरे को सिस्टम ऑफ इक्वेशन में किसके इनवर्स की जरूरत है, ठीक है क्लास। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देता हूं, ठीक है। अब मैं अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे आता हूं क्लास, ठीक है। अब मैं अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे आऊंगा, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का सेम प्रोसीजर है। लेट ए, आप अपना मैट्रिक्स ए डिफाइन करो पहले इक्वेशन से, तो आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बन जाता है 1, सेकेंड इक्वेशन में तो x नहीं है इसलिए 0 3, ठीक, -1 2 -2। आप देखोगे क्लास कि जो आपका मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स पी को रिजेंबल कर रहा है, वो एग्जैक्टली मैट्रिक्स पी के बराबर आ रहा है, ठीक है। एक काम करेंगे क्लास, एक छोटा सा स्टेप और भी कर देते हैं, क्योंकि हमने देखा, और ये काम आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने चेक किया कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स पी हमारा सेम है, तो मुझे किसका इनवर्स चाहिए, मैट्रिक्स ए का ही तो इनवर्स चाहिए ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो जैसे ही मैंने कहा p इंटू क्यू आइडेंटिटी के बराबर है, मैं लिख सकता हूं कि जो p का इनवर्स है वो किसके बराबर है, q के बराबर है, ठीक है क्लास। ये इक्वेशन क्लियर है, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। क्लास ये क्लियर है, अगर p इंटू क्यू का प्रोडक्ट i के बराबर है तो p का इनवर्स किसके बराबर होगा, q का। क्यों मैंने p का इनवर्स लिया, मैंने q का इनवर्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने देखा मैट्रिक्स p और मैट्रिक्स a जो इक्वेशन से मुझे मिल रहा है वो दोनों सेम है। एक बार हमें ये पता लग जाता है कि p इनवर्स q के बराबर है, ठीक है, और हमने p का इनवर्स क्यों लिया, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि जो इक्वेशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स p सेम है। अब मैं देखो कैसे सॉल्व करता हूं, पहले लेट मैट्रिक्स a डिफाइन करो आप, सो दैट इज 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4, और आप लिख दो इसके आगे ही दिस इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स p, ठीक है, एंड देन मैट्रिक्स x, सो दैट इज x y z, एंड मैट्रिक्स b, सो मैट्रिक्स b आपका अगर हम इक्वेशन से देखें सो दैट इज 1 1 एंड 2, ठीक है क्लास। अब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब तो हमें सीधा सॉल्व करना है, तो x इक्वल्स टू क्या होता है, a इनवर्स b, ठीक है। a इनवर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, p इनवर्स इंटू b। क्यों मैंने ऐसे लिखा, बिकॉज a इक्वल्स टू p, क्योंकि a और p दोनों बराबर है। अब p इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर है, q के बराबर है, तो सीधा सीधा आप इसे लिखो q इंटू b। अब आप मैट्रिक्स Q और मैट्रिक्स B की वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई करो और आपके पास X की वैल्यू आ जाएगी। ये तरीका है यूजिंग प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। चलो करते हैं, मैट्रिक्स Q की मैं वैल्यू रखता हूं, सो दैट इज -2 9 एंड 6, देन 0 2 1, देन 1 -3 -2, एंड इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं P के साथ, सॉरी Q के B के साथ, सो B की वैल्यू है 1 1 एंड 2। अब मल्टीप्लाई करो क्लास और मुझे बताओ एक्स वाई जेड की क्या वैल्यूज आ रही है फटाफट से। हेलो भाई। सो क्लास हम पिछली शीट में हम इस स्टेप पे पहुंच गए थे, ठीक है। हमने बोला था Q इंटू बी अगर हम करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैट्रिक्स Q क्या था हमारे केस में,
ठीक है, वो था -296। ये लास्ट शीट का ही मैं स्टेटमेंट एज इट इज लिख रहा हूँ, एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। 0 2 1 1 -3 एंड -2 एंड जो मैट्रिक्स बी है आपका वो है 1 1 एंड 2। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट तो आ जाएगा -2 + 0 + 2, सेकेंड आ जाएगा 9 + 2 -6, नेक्स्ट आ जाएगा 6 + 1 -4 एंड इसको सॉल्व करके जो हमारे पास रिजल्ट आता है दैट इज 0 5 एंड 3। सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 0, वैल्यू ऑफ y इज 5 एंड वैल्यू ऑफ z इज 3। वैल्यू ऑफ z इज 3, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है क्लास, कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज पूछो आप। ठीक है, ये लास्ट वाले स्टेप को ही हमने नेक्स्ट शीट में दिखाया है। ठीक है, लास्ट वाले स्टेप के आगे। ठीक है, सो दिस इज योर शीट नंबर आई थिंक 11। क्लियर? ठीक है क्लास, ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं।